नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अंता उपचुनाव का मैदान सज चुका है। चतुष्कोणीय मुकाबले में अब बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की फाइट दिखाई दे रही है और दोनों पार्टियां इसके लिए तैयार हैं। वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जहां बीजेपी सरकार की गवर्नेंस को लेकर के सवाल खड़े करते हुए जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को भ्रष्टाचारी बताकर पलटवार किया। और इसी बीच बीजेपी ने चुनाव प्रभारी के तौर पर झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को जिम्मेदारी देकर राज्य की साख का सहारा लिया है। तो वहीं कांग्रेस को गहलोत ही अभी खेवनहार दिख रहे हैं। ऐसे में नरेश मीणा और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल अपने दम पर ही चुनाव पलटने की आस संजो रहे हैं। तो इस तरीके के समीकरणों में आखिरकार अंता उपचुनाव इस वक्त उस मोड़ पर है जहां पर यह देखा जा रहा है कि आखिर कौन कितना मजबूत है, कौन किस पर भारी। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। अंता के उपचुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दिग्गज जीत का दावा करने में लगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अंता सीट पर जीत का दावा करते हुए आरोप लगाए कि सरकार से गुड गवर्नेंस नहीं मिलने से लोगों में निराशा बढ़ी। गुड गवर्नेंस होना आवश्यक है, उसमें की भागीदारी बढ़ जाएगी। अभी इनको घमंड में चल रहे लोग, अहम आ गया है, घमंड आ गया है। ये मानते नहीं कि विपक्ष क्या बोल रहा है और वास्तव में क्या क्या समस्या है, इस पर इनका ध्यान ही नहीं है। मतलब ये उसको कुछ मानते भी नहीं है। तो गंभीरता तब आएगी तो झटका लगेगा। अब कांग्रेस ने जीत के दावे किए और आरोप लगाए, तो इसका बीजेपी ने करारा जवाब दिया, पलटवार किया। चोर लुटेरे जो भाटा पत्थर सब रेत सब खा गए, वो क्या हमले बोलेंगे। वहां तो जो हमारा प्रत्याशी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है ना, वो ऐसा है कि एक तरह से भ्रष्टाचारियों की गैंग का सरगना है, ऐसा लगता है। इसलिए अंता की जनता सब जानती है कि अब ऐसे लुटेरों को वोट नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हमारा कैंडिडेट जीतेगा। कैसे थोड़ा एक लाइन निश्चित रूप से जीतेगा। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल भी चुनौती दे रहे हैं। गहलोत के गुड गवर्नेंस वाले सवाल और दिलावर के भ्रष्टाचार वाले हमले ने राज्य की सियासत को धार दे दी है। अब देखना है कि जनता किस पर भरोसा करती है। आज की फाइट में आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो अंता उपचुनाव को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन आज के सवालों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 इसी बात को लेकर के कि अंता का रण जारी है, लेकिन कौन कितना किस पर भारी है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो अंता के मैदान में पूछा जा रहा है या चर्चा हो रही है। सवाल नंबर 2 कि अंता में सियासी लड़ाई, जुबानी जंग हाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और इस लड़ाई में जहां पर निर्दलियों को भी शामिल किया जाए तो चतुष्कोणीय मुकाबला, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला वो सीधा बीजेपी कांग्रेस में क्या कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और सवाल नंबर 3 ये कि जुबानी वार असरदार या फिर काम करेंगे कमाल, क्योंकि क्या आरोप प्रत्यारोप से चुनाव जीता जाएगा अंता का, या फिर कामों का भी सहारा मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के वक्त में अंता में किए गए काम हो या फिर बीजेपी के किए गए काम। क्या इस पर भी बात होगी, काम पर भी वोट होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और काम के लिहाज से कौन कितना असरदार साबित हो रहा है क्षेत्र में, रण में, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत पारिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पारिक साहब, शुरुआत आपसे, कैसे जंग जीतेंगे अंता की? क्या जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जुबानी वार हो रहे हैं, उनसे जीती जाएगी या काम का भी सहारा आपको मिल रहा है? कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, कैसे जीत रही है?
जी। देखिए, अंतर का चुनाव निश्चित रूप से राजस्थान सरकार जिस प्रकार का काम कर रही है उस पर मोहर होगी। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से किसानों ने काम किया है, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने पानी के लिए काम किया है, जिस प्रकार राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 वर्षों के अंदर युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम किया, और मैं समझता हूं युवाओं की तो सबसे बढ़कर बात है कि 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक की घटना राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई, इन 2 वर्षों में नहीं हुई। इसी प्रकार से कांग्रेस इस समय 17 बार से अधिक पेपर लीक घटना है, 17 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई कार्रवाई, ये युवाओं को बड़ी प्रेरणा देने वाली स्थिति है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक शैक्षणिक कैलेंडर निकलता था, उसी प्रकार इस बार सरकार ने पूरे वर्ष में कब कब परीक्षा आयोजित होगी, जिनके अंदर किस प्रकार से उनके अंदर भर्तियां होगी, ये सबका कैलेंडर शेड्यूल जारी किया है। ये राजस्थान के युवाओं को लुभाने वाली बात, राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाली बात सरकार ने की है। साथ ही सरकार ने हर मुद्दे पर काम करने का प्रयास किया। बिजली जो कांग्रेस समय 4 घंटे में नहीं आती थी, आज गांव ढाणी ढाणी 8 घंटे से अधिक बिजली जा रही है। ये इस बात का जोता कि राजस्थान सरकार ने पर काम किया है। अक्षय ऊर्जा हो, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से या सौर ऊर्जा के माध्यम से सरकार ने अपना काम करने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आकर जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, बांसवाड़ा के अंदर परमाणु बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया, ये सब बातें इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान सरकार ने बहुत काम किया है। राजस्थान को रेलवे कनेक्टिविटी जोड़ने का काम भी वर्तमान सरकार के समय हुआ है। तो जिस प्रकार की बात में अभी, तो यदि मैं बात करने शुरू करूंगा तो आधा घंटा शायद मेरी बात इसी पूरा हो जाएगा। राजस्थान की जनता को जिस प्रकार राजस्थान के माध्यम से राजस्थान के अंदर रोजगार के माध्यम से करने का काम किया है, तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। जो कांग्रेस समय राइजिंग राजस्थान कभी हुआ करते थे, तो लास्ट के 5 वर्षों में हुआ करते थे, वो राइजिंग राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पहले वर्ष में की, प्रतिवर्ष समीक्षा करने की बात की। उस समीक्षा के माध्यम से राजस्थान के रोजगार के मार्ग कहते हैं प्रशस्त हो, इस विषय पर काम करने का काम किया है। अब यदि अंता की बात मैं करूं तो अंता में एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा और एक निर्दलीय की विचारधारा, 3 विचारधाराओं के बीच में इस समय चुनाव की वैतरणी चल रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है सीधा सरल सौम्य शालीन व्यक्ति है, जिसने 9 से अधिक बार अपने चुनावों को लड़ा है, जो जिला प्रमुख और सरपंच जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए जनता के बीच लगातार संपर्क में रहा है। दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट है जिन पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप है, जिन्हें खनन माफिया के रूप में उस क्षेत्र में जाना जाता है, जिन पर कांग्रेस के तत्कालिक पूर्व विधायक भरत सिंह जी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गहलोत जी को कहा कि आप इससे अछूता नहीं रह पाएंगे, गहलोत साहब इन्हें बर्खास्त कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो जब माननीय भाया साहब गए एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट में मई के महीने में जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं आपके खिलाफ कोई भी हम आपके पक्ष में कोई भी हम आदेश नहीं देंगे, और 10 की 10 एफआईआर जो आपके खिलाफ इनकी जांच होनी चाहिए, आपकी पत्नी के खिलाफ जो एफआईआर की जांच होनी चाहिए, और जांच पर इनकार किया। ये इस बात का द्योतक है कि भारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं भाया, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता के रूप में समर्पित कार्यकर्ता है सुमन, जिस प्रकार से जनता में क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को उन्हें उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं, ऐसे शालीन व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया है। लोग मानते हैं इस बात को कि एक ईमानदार स्वच्छ छवि का व्यक्ति सुमन है, जिसके साथ जनता वहां की खड़ी है, और साथ में उसके साथ तो कमल का फूल भी है। ठीक है स्वर्णिम जी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। बीजेपी कह रही है कि सरकार के काम प्लस उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी ईमानदारी, उनकी सक्रियता, इस आधार पर, और इसके बीच में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनसे तुलनात्मकता के आधार पर वे आगे हैं। ईमानदारी वर्सेस भ्रष्टाचार का चुनाव है, काम का चुनाव है। जी हाँ, काम का चुनाव तो है ही बिल्कुल। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से जो अब इनके काम को लेकर के जो पानी की बात कर रहे थे, आरसीपी पे कितना काम हुआ, वो वहां पे एनालिसिस सबसे पहले अंत में ही होता है, शुरुआत उसी जिले के आगे से होती है, वो भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बना दी क्या उसको परियोजना। जो बात कर रहे थे, आज आरोप लगा रहे हैं एक मंत्री जी जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, जो 6 बच्चे एक स्कूल की छत गिरने से वहां पड़ोस में दब के मर गए थे, उनका क्या हुआ? जिम्मेदारी लेकर के हाँ मैं जिम्मेदार हूं, बस खत्म हो गई बात। वो 30 बच्चे दबे थे छत के नीचे, कोई बात नहीं। वही मंत्री जी जो आरोप लगा रहे हैं
उन्होंने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात करके फिर माफी भी मांगी थी विधानसभा में। बिल्कुल इसका भी वहां पे हिसाब बराबर किया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा जनता के बीच। सारी चीजें होंगी कि आज क्यों जो खनन माफिया है इसको लेकर के सीबीआई ने ये आरोप लगाया है इन्हीं की सरकार पर कि हमें जांच में सहयोग नहीं कर रहे, और हाई कोर्ट को इन्होंने कहा कि अब हम जांच नहीं कराना चाहते, जबकि इन्हीं के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए की बजरी का अवैध खनन हो रहा है। 2 साल से सत्ता में बैठी हुई ये सरकार, हमारे मंत्री, हमारे किसी नेता पर आज तक आरोप ही आरोप लगाए जा रही है, लेकिन वो जांच करके कोई चीज सामने ला नहीं पाई। अरे सीबीआई जांच हो रही थी ना, क्यों पीछे हटे? कौन इन्वॉल्व है, किसको बचाने के लिए हटे, ये इनको बताना चाहिए। क्यों नहीं करा रहे, क्यों सीबीआई को सहयोग नहीं हो रहा खनन माफिया की जांच को लेकर के, इनको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोद जैन भाया बड़े मार्जिन से वहां चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के पुराने जनप्रतिनिधि हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उसी क्षेत्र के हैं, क्षेत्र से आते हैं। इनके प्रत्याशी वहां के नहीं है, कहीं से भी आए, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए तो कोई काम आज तक हुआ नहीं है। आप बताइए, लोकल हैं आपकी जो प्रत्याशी हैं कौन सर उस जिले में कहां के हैं, कहां से प्रधान है, आप खुद देखें। मैं तो कहां से प्रधान है, आप उस विधानसभा क्षेत्र से हैं या नहीं, ये अब मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे कोई उस पर टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन सीधी लड़ाई है, सरकार पूरा सरकारी जो है तंत्र का उपयोग कर रही है, लेकिन बावजूद उसके जो भारतीय जनता पार्टी जिसने आपने अभी चुना था ना, आपका विधायक वहां पे क्यों चुनाव हो रहा है, वही विधायक जो सजा याफ्ता होने के कारण उसकी सदस्यता चली गई। बड़ा आप अपना वो चाल चलन बता रहे हो। अरे आरोप लगाओ, आरोप की जांच में आपके पास कुछ नहीं है। आपने कौन से पेपर करा दिए, सबसे बड़ी परीक्षा आपने कराई ना 4th क्लास के लोगों की भर्ती की। आप रोजगार की बात कर रहे हो, कितने लोग वहां पे आपके फोन नहीं उठा रहे, रिसर्जेंट, ये जो आपने राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे थे उसकी भी जरा जानकारी दे दो। कितनी बिजली मिली 2 साल से, हमने देखा गर्मियों में बिजली के लिए और पानी के लिए पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही करती रही 3-3 महीने तक। आप किसानों की बात करते हो, अभी अतिवृष्टि के कारण किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला, जिनके फसल तो छोड़िए खेत बह गए, 200 से ज्यादा लोग मर गए, कितनों को दे दिया। ये सब मिस गवर्नेंस है, इसका हिसाब लिया जाएगा और वो देना होगा। प्रमोद जैन भाया, जिस पर आप केवल आरोप लगाते रहे और अपनी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं लगातार आप ही के कैबिनेट मंत्री द्वारा, अवैध खनन हो रहा है प्रतिदिन 8 करोड़ की बजरी का, उसकी जांच कराने से पीछे हटते हो तो आप इन झूठे आरोपों से जो आपने पहले हमारी सरकार में लगाए थे, 2 साल में सरकार में रहकर के साबित नहीं कर पाए, इसको लेकर के चुनाव में अब जनता सबक सिखाएगी। क्योंकि वो प्रमोद जैन भाया जो सबसे मजबूत वहां का जन नेता है, चुनाव जीत के आएगा भारी मार्जिन से। ठीक है, वो जवाब दे रहे। पारिक साहब जवाब दीजिए, ये जो आप कह रहे हैं रोजगार वाले, इसमें सीएचए भी है कि नहीं है, जिन्होंने आप जिनसे आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो उनको नौकरी देंगे। ये कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन योजना, जिसमें कि आपने हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर नल से जल पहुंचा दिया है, या फिर जो परियोजना को लेकर के आप बात कर रहे थे, क्या वो पूरी हो गई है, उसका फायदा लोगों को मिलने लग गया है? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। निश्चित रूप से जल जीवन मिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में यहां पर हुई थी। राजस्थान की सरकार को ने जिस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार किया, और माननीय महेश जोशी उसी के कारण जेल के अंदर हैं। शायद राजस्थान जनता को जानकारी आपने देने का मुझे अच्छा सा मौका दिया है। भारी भ्रष्टाचार और हर घर जल पहुंचाने की मोदी जी की योजना को ये नाकाम करने का काम किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया। अशोक गहलोत की सरकार ने कहीं टंकी बना दी तो पाइपलाइन नहीं डाली, पाइपलाइन बीच में से गायब हो गई, और अशोक गहलोत के खास व्यक्ति माननीय महेश जोशी इसी कारण जेल की सलाखों के पीछे है। इनको शायद जल जीवन मिशन के आंकड़ों की जानकारी नहीं है। यही बौखलाते हैं ये, मैं यही बौखलाते हैं ये। झूठ क्यों बोल रहे हो? आंकड़े बोलो, कितने लगाए कनेक्शन, पूरी कितने लगाए? 1 लाख कनेक्शन भी दिए क्या आपने घोषणा करके? अशोक का नंबर भी आने वाला है भैया, बोलो मान लो, चलो कहना मान लो, इनसे पूछ लो जेल में क्यों है बताइए। ईडी का दुरुपयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि सीबीआई जांच में नहीं पकड़ा आपने, एसीबी ने नहीं पकड़ा, ईडी ने क्यों कार्रवाई की? अरे आपकी स्थिति है कि सिर्फ झूठ बोलना, काम जीरो, स्कूल की बिल्डिंग गिर रही है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हेलीकॉप्टरों में घूम के खुद की पीठ थपथपा रही है। इसलिए महेश जोशी जेल के अंदर हैं।
अरे साबित जेल हो के गए अंदर क्या? कौन है? महेश सीबीआई जोशी जांच है। तो करा लो। महेश जोशी जेल के अंदर है कि नहीं है, बताइए। आ रहे हैं जमानत होकर के, वैसे ही जैसे दिल्ली के मंत्रियों को जेल में डाला था ना, और बाद में कहा कि उन पे आरोप ही साबित नहीं हो रहे, कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान के जल के पैसे वो खा गए, उसके बाद कहते हैं हमने भ्रष्टाचार चलो 2 साल से आपने कितने कनेक्शन दिए ये बता दो, 2 साल में कितने नहीं, उसके अंतर पर आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं भाया पर करप्शन के आरोप है। 2 साल में वो पूछ रहे हैं आपने क्या किया, सिर्फ माहौल बनाते हैं। एक मिनट, अब आप भाया की बात वो आरोप भी पूछ लो क्या है। एक मिनट सुन ले, ये एक इनसे तथ्य ले लो साहब, अब मैं एक ही लाइन पूछूंगा। क्या 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 बोरी बजरी, इतने ही छोटे आरोप है ना चोरी के? क्या किया, बस इतना सा बता दें। अच्छा मैं बताता और सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई, क्यों तो इस सिर्फ 2 सरकार ट्रॉली पर के लिए कह रहे हैं कि CBI ने भाया रे आरोप भाया लगाया? खा गयो, बजरी खा गयो, भाटा खा गयो, सिर्फ 2 ट्रॉली। कौन कह रहा है ये? तो इनसे पूछो सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं सहयोग किया सीबीआई को? वो कह रहे हैं भरत सिंह जी इतने वो लेटर पीछे जो है, हटे। 2 ट्रॉली बजरी के लिए लिख चुके मैं थे। इनके इनकी अरे तो 2 साल में साबित कर दो ना। अरे एक मिनट चुप रहेंगे, 2 सुन साल लेंगे। में जांच अरे क्यों नहीं सुन कराई? पाएंगे। और सुन नहीं सीबीआई की पाएंगे, जांच को बोलूंगा सहयोग तो। क्यों नहीं अरे किया? झोपड़ी गांव में क्या किया आपके, अवैध खनन किया कि नहीं किया? विशाल लफाग्रस्त व्यक्ति तो जो उसका- घर से उसमें उंगली अरे क्या चला- आप जिनको किसके अंदर डाला झूठे क्या? आरोप लगा लो। पारिक साहब से सवाल अवैध पूछा दर्ज जाएगा है ना लोगों कि आप आरोप लगा रहे हैं 2 साल में आपने क्या किया? जिन्होंने बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, उनको अंदर डालते। जैसे आप उदाहरण देते हैं महेश जोशी का, मैं आ जाऊंगा, वापस से आ जाता हूं, और 2 मेहमान हमारे साथ और हैं, मैं आता हूं। जैमिनी साहब जी, सुन ले, सुनते हुए चले जाए। मैं आ जाऊंगा, वापस आ रहा हूं सर, मैं वापस आ रहा हूं सर जी। पारिक साहब हमने एफआईआर दर्ज की, जी। सुप्रीम कोर्ट तक गए, रोक लगवाने के लिए गए, नहीं, वो कह रहे हैं फिर सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी सर? पारिक साहब फिर सीबीआई क्यों कह रही है कि हमें सहयोग नहीं कर रहा? कि खनन माफिया को अगर आप वाकई लपेटना चाहते थे, उसको सलाखों के पीछे डालना सीबीआई को चाहते थे, सहयोग किसको करना है? सरकार को करना है। निश्चित रूप से मान के चलिए वह दिन भी आने वाला है, निश्चित रूप से कब मान के आएगा? चलिए यही वह दिन तो- भी आने वाला है। ठीक है, अरे कब साहब, आएगा? सीबीआई को वही कौन तो सहयोग किया? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। जमीनी साहब कैसे देखा जाए, क्या आरोप प्रत्यारोपों से जंग जीतेंगे कांग्रेस बीजेपी? कौन किस पर कितना भारी, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस वक्त? अब तक तो अंदर हो गए होते भैया, जी। टिकट देके आप बचा लिया आपने उनको। टिकट से बच जाते हैं क्या? टिकट देने पर तो और अंदर होना चाहिए था, तो आप जीत जाते अरे पहले। सर कुछ दिनों की, अरे सर कुछ दिनों की बात है, बस फिर अंदर ही होंगे। ठीक है, चुनाव ना लड़ने वाले माहौल वाले बना ले कंवरलाल जी की जैसे। भाई जी तो 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एसएलपी खारिज भी कर दिया है। ठीक अरे है, आप जांच चल रही ठीक है, है, मैं आता हूँ। जमीनी साहब सुप्रीम कोर्ट ठीक ने है, सर उनके खिलाफ सर, कार्रवाई प्लीज पर आप रोक बोलिए सर। लगाई है। जमीनी साहब भैया, ठीक है सर, नहीं जाएगी सर, प्लीज ठीक है। जमीनी साहब बताइए कैसे देखा जाए? गलत आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मदन दिलावर उन पर पलटवार कर रहे हैं कि भाया तो खुद ही करप्टेड है। देखिए, अंता के रण में आज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे को चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दिया, और 7 बार के एमएलए रहे प्रताप सिंह सिंघवी को सदस्य बना दिया, जो स्टार प्रचारक बनाने में भूल गए थे। ये बीजेपी ने एक भूल सुधार की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी को वहां जीतने या कांग्रेस जीतने के लिए एक बड़ा रस्सा कस्से वहां का कास्ट बेस, वो है धाकड़ कम्युनिटी। धाकड़ कम्युनिटी में श्याम नारायण जो थे, शिव नारायण जो एमएलए थे, कांग्रेस के चुनाव लड़े और निर्दलीय रूप से प्रमोद जैन भाया ने उन्हें हराया, और 101 साल की उम्र में जिस दिन मीटिंग थी गहलोत साहब की, उनको खड़ा किया। लेकिन धाकड़ कम्युनिटी कह रहे हैं कि हमारे चतुर्भुज वर्मा थे, झालावाड़ से कभी सांसद हुआ करते थे, उनको खत्म कर दिया। तो क्या धाकड़ कम्युनिटी जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था वो इनसे खिसक रहा है? और वो अगर नरेश की तरफ जाता है तो फिर प्रॉब्लम किसको होगी, ये देखने की इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चुनाव में एक और मुद्दा गरमाया, जो छोटेलाल एसडीएम का थप्पड़। उस एसडीएम का थप्पड़ अंता में गूंज रहा है। वो कह रहा है कि एक एसडीएम के अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसको 8 महीने जेल होती है, और एक एसडीएम अगर किसी आम पेट्रोल पंप कर्मी के थप्पड़ मारता है तो उसको केवल सस्पेंड होती है, आरएस एसोसिएशन सो जाती है। जो लोकतंत्र में लोकाचार और लोक कल्याण की बात होती है वो सबके लिए समान है कानून में। नहीं सीधा तो देखिए जैमिनी साहब, अगर ये सवाल पूछेंगे तो आपको भी पता है, आपका इतना तजुर्बा है, सीधा तो किसी को बर्खास्त नहीं किया। जांच हो और जांच के बाद तथ्य सामने आए तभी तो कार्रवाई हो, और प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर तो हालांकि अभी ये बता ही रहे हैं कि सरकार एक्शन ले चुकी है। देखिए वो तमाम चीजें आ गई, लेकिन ये मुद्दे वहां गरमाए हुए हैं जी। ये अंता की धरती में अगर धाकड़ कम्युनिटी इनसे खिसक गई तो बीजेपी के प्रॉब्लम है। और कांग्रेस के जो जिस तरीके से उन्होंने शिवनारायण नागर को हराया था प्रमोद जैन भाया ने निर्दलीय, और वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब जो कह रहे हैं कि धाकड़ कह रहे हैं कि हमको तो दोनों ने मारा है, और सबसे ज्यादा उनकी आबादी 12 में ही है,
कभी प्रकाश नागर 2013 में चुनाव लड़ते थे, आज एक भी एमएलए इस जिले में धाकड़ कम्युनिटी से नहीं है। क्या ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर उसको डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा वहां प्रचार करेंगे? एक और बड़ा सवाल है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां प्रचार करेंगे, केवल बाबूलाल खराड़ी से पार चलाएंगे? और जिस वसुंधरा राजे के लिए सिंहासन खाली करो कि हम आते हैं, घनश्याम तिवारी सड़कों पर उतरे थे मुख्यमंत्री के रहते, वो स्टार प्रचारक है, वो अंता में बीजेपी को कितने वोट दिला पाएंगे? ये एक इंपॉर्टेंट है। और जो मालियों के जॉन पॉल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या मालियों के वोट मोरपाल सुमन के खिलाफ प्रमोद जैन भाया को दिला पाएंगे? जॉन पॉल की उपाधि क्यों दे दी आपने अशोक गहलोत? ये तो सबको पता है जी। अशोक गहलोत जिसको निपटाते हैं वो सब जगह उनका सामान है, हर विधानसभा क्षेत्र में। जी। जब भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा था, क्या सारे माली आपको भी पता है कि सारे माली अशोक गहलोत के नाम पर उनके सारे नहीं है? देखिए, देखिए अशोक गहलोत ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए इतना वोट बैंक तैयार किया, जब तो आज कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं प्रमोद जैन भाया जीतेंगे। तमाम करप्शन के आरोप है, सब आप चीजें हैं, उसके बावजूद तो इसमें बीजेपी कहां कमजोर दिखाई दी आपको कि करप्शन के आरोप तो लगा दिए लेकिन 2 साल में कुछ कार्रवाई नहीं हुई? देखिए सचिन पायलट को कहना पड़ा कि टिकट मेरा नहीं है जी, गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा जी का है, और कहा जा रहा कि केसी वेणुगोपाल से साइन करा के अशोक गहलोत ने सीधा दिला दिया, और बिहार में भी वो सीधे चले गए, सबको दूर रख दिया, सीधे लालू यादव से मीटिंग करी है। उसके बाद अशोक गहलोत के जो हौसले वो बिल्कुल परवान पर हैं। ये सब अब चीजें वहां चलेगी। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगा सर। पहले हमारे साथ में राजीव जैन साहब भी हैं। राजीव जैन साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर मुद्दे काम करेंगे? काम जो है सरकारों की तरफ से किए हुए हैं, नेताओं के जो काम है वो बोलेंगे, जनता उसके ऊपर जा रही है, या फिर आरोप प्रत्यारोप ही आखिरी तीर है यहाँ पर? देखिए हेमंत, ना तो जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता और भाजपा प्रवक्ता दोनों ने कहा, वो तो डिबेट और आम सभाओं के ही भाषण है। वहां जो असली लड़ाई, जो चुनाव प्रचार में जिस जीत हार का जो गणित है, वो पूरा वसुंधरा राजे पे टिका हुआ है कि वसुंधरा राजे क्या वहां घर घर में पेट है। वो चुनाव प्रचार के आखिरी 3-4 दिन निकलेंगी और माहौल तो इस हिसाब से राजीव जैन साहब, ये चुनाव से बीजेपी कांग्रेस के बीच ना होकर के, जैसे जमीनी साहब बता रहे हैं और आप बता रहे हैं, तो राजे और गहलोत के बीच में हो गया है? ये राजे और प्रमोद जैन भाया के बीच में कि दोनों पार्टियों का गहलोत के बीच में क्यों नहीं है? राज्य और गहलोत वर्सेस क्यों नहीं है? अब वो गहलोत के खास है, प्रमोद जैन भाया तो अभी जमीनी साहब कह रहे हैं कि टिकट तो उन्होंने दिलवाई। आप टिकट उन्होंने दिलाई होगी निश्चित तौर पे, लेकिन पार्टी दोनों, अब वो अलग बात है कि आप उस तरीके से देख रहे हैं कि डोटासरा जी वहां पर वसुंधरा राजे का इंतजार करके 20-30 मिनट और फिर इतनी गुफ्तगू करके क्या संदेश दे के आए, क्या गोटी फिट करके आए, उसकी भी चर्चाएं हैं। उस इलाके का जो जातीय गणित है, माली और जो धाकड़ मतदाता है वो परंपरागत रूप से भाजपा के हैं, और उनमें थोड़ी भी नाराजगी होगी। जिस आखिरी समय में वसुंधरा राजे जब प्रचार पे निकलेंगी तो वहां के जो स्थानीय प्रमुख, जो इन जातियों के नंबरदार हैं या नेता हैं, उनको बुलाएंगी और कुछ ना कुछ मतलब अपने पक्ष में माहौल करेंगी, क्योंकि वो इस सीट को कहीं जाने नहीं देंगी। ये एक निश्चित बात है, उनका इतना प्रभाव है। लेकिन प्रमोद जैन भाया का भी एक अपना एक अच्छा खासा असर है। तो भाया को भी तो साबित करना है, टिकट लड़के अशोक गहलोत ने अगर उनको दिलवाई तो खुद को साबित करना होगा। और नरेश मीणा के लिए तो ये चुनाव करो मरो का है। लेकिन आखिर में चुनाव कांग्रेस और भाजपा में ही सिमट जाएगा। बाकी जो 2 उम्मीदवार हैं, रामपाल मेघवाल और जो नरेश मीणा, ये कितना तोड़फोड़ कर पाते हैं, ये एक अलग चीज है। उन दोनों को भी शुभकामनाएं कि वो नहीं, अगर जैमिनी साहब वाली क्वेश्चन आती है, समीकरण आते हैं कि भाई धाकड़ वोट खिसकते हैं, नरेश मीणा की तरफ जाते हैं, तो पासा पलट जाएगा, पलट सकता है। देखिए, मेरे को इसकी बहुत कम उम्मीद है कि धाकड़ों में सबसे बड़ा नाम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो उनका काफी असर है उस इलाके में। वो झालावाड़ में कई बार प्रचार करने आते हैं। चतुर्भुज वर्मा का जैसे जिक्र किया जैमिनी जी ने, वो भैरव सिंह जी के मंत्रिमंडल में भी रहे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका पूरा परिवार, वो सब। पारिक साहब, जमीनी साहब ने बड़े गंभीर सवाल उठाए और कह रहे हैं कि धाकड़ वोट अगर खिसक रहा है तो वो बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है, नाराजगी है। माननीय जमीनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते उनका अपना एनालिसिस हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का के अंदर 36 कौमों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, पहली बात। और जो 12 का चुनाव है, ये अंता का जो चुनाव है, अंता का चुनाव इस समय जाति का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव इस बार ईमानदार व्यक्ति के और भ्रष्टाचार व्यक्ति तो जाति का नहीं है, तो फिर जातिगत समीकरण कैसे बिठा रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में
हर चीज रणनीति देखी जाती है, रणनीतिक काम अभी जमीनी साहब कह रहे हैं दुष्यंत सिंह को प्रभारी बना करके, फिर आपने सारा तो वसुंधरा राजे का ही लिया। देखिए माननीय दुष्यंत सिंह जी वहाँ के सांसद हैं, सांसद नाते प्रभारी तो नहीं है, इस आदमी को चुनाव संभालना ही था। माननीय जैमिनी साहब ने तो क्या है, पत्रकारिता, आप सब लोग पत्रकार लोग हैं। नहीं, जैमिनी साहब सीधी लाइन रखते हैं, राजीव जैन साहब बीच की लाइन ले सकते हैं, लेकिन जैमिनी साहब की लाइन साफ होती है तो सीधा। सम्मानित जैनी साहब ने बड़े गंभीर प्रश्न उठाए जो हमारे चुनाव में इनकी कई राजीव जैन साहब और थोड़ी चीजें ऐड करके और उसको पूरा परिप्रेक्ष्य में समझाते हैं। स्वर्णिम जी एक छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी सर। स्वर्णिम जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वाधिक जो पावरफुल गुट हैं, जो आपस में जो जिनमें फ्रिक्शन है, वो झालावाड़ से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। अरे वहाँ पे लड़ो, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे दिख रहा है। और आपका बागी किसका लड़ रहा है? बीजेपी का। तो बीजेपी के बागी भी लड़ रहे हैं। बीजेपी के दो जो गुट सबसे पावरफुल, जिनमें सर्वाधिक लड़ाई है, वो उसी क्षेत्र से आते हैं। क्या तकलीफ हो रही है जो क्षेत्र की जनता। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के 12 की जनता को तय करना कि आखिरकार वोट जो है 12 की जनता का वो काम, अंता की जनता का वो काम के आधार पर होगा, या फिर आरोप प्रत्यारोप के आधार पर, बाहरी जो पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं उनके आधार पर। ये तो अंता की जनता को ही तय करना है।